नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। आगामी 90 दिनों में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर काउंटडाउन शुरू हो चुका है। महाराष्ट्र में यदि वर्तमान परिस्थितियों की बात करें तो महायुति गठबंधन, जिसमें एक तरफ बीजेपी शामिल है, दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे से बगावत करने वाले एकनाथ की शिवसेना है, तो तीसरी तरफ यहाँ एनसीपी में यानी कि शरद गुट में बगावत करने वाले अजीत पवार की पार्टी एनसीपी शामिल है। लेकिन बड़ी लड़ाई तो ये हो रही है महाराष्ट्र में बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के बीच कि आखिरकार आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय कैबिनेट मंत्रालय में एक एक मंत्री बनाया जाए। जिस तरीके से अजीत पवार गुट के तमाम नेताओं के बयान सामने आए, जिनमें प्रफुल्ल पटेल विशेष तौर पर बयान देते हुए नजर आए, और वहीं एकनाथ शिंदे गुट के भी तमाम नेताओं ने यहाँ पर बयान दिए कि जिस तरीके से जयंत चौधरी के पास महज 2 सांसद हैं, लेकिन उन्हें केंद्रीय कैबिनेट मंत्रालय मिल जाता है। इसके साथ साथ बात करें अनुप्रिया पटेल, जिनके पास 1 सीट है, जीतन राम मांझी जो कि बिहार के नेता हैं, 1 सीट है, लेकिन तमाम ये नेता केंद्रीय कैबिनेट मंत्रालयों में यहाँ पर जिम्मेदारी निभाते हुए नजर आ रहे हैं। तो आखिरकार फिर महाराष्ट्र के साथ यहाँ सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? ये बात सीधे तौर पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी हाईकमान को निशाना बनाते हुए कही जा रही है। इस बीच आपको बता दें कि बड़े बड़े खुलासे भी यहाँ पर महाराष्ट्र की राजनीति में अब होते हुए नजर आ रहे हैं। उस वक्त को याद कीजिए दर्शकों, जिस वक्त भारतीय जनता पार्टी को झटका देते हुए उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस पार्टी और शरद पवार की एनसीपी के साथ गठबंधन करके मुख्यमंत्री बनने की कुर्सी का जो रास्ता था वो तय किया था। लेकिन इस बीच महाराष्ट्र सरकार के पूर्व गृह मंत्री, कैबिनेट में यहाँ पर बड़ा पद रखने वाले अनिल देशमुख ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि अजीत पवार और उद्धव ठाकरे के खिलाफ एक एफिडेविट देने के लिए बीजेपी के उस वक्त के पूर्व डिप्टी सीएम और वर्तमान में कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में दिग्गज नेता के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभा रहे देवेंद्र फडणवीस ने यहाँ पर जो है अनिल देशमुख को एक बड़ा ऑफर दिया और दोनों नेताओं को साजिश में फंसाने के लिए यहाँ पर एफिडेविट देने को कहा। अनिल देशमुख बड़ा दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि महाराष्ट्र में इस वक्त जो है वो खरीद फरोख्त की सरकार चल रही है। देवेंद्र फडणवीस की तरफ से विधायकों के से संपर्क साधा गया, खरीद फरोख्त की गई, उसके बाद शिवसेना में बगावत की गई। शिवसेना की बगावत को देखते हुए यहाँ पर एकनाथ शिंदे तमाम 22 विधायकों को लेकर के और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाते हुए नजर आए। उसके बाद कुछ और विधायक भी छोड़ करके यहाँ शिवसेना से और एकनाथ शिंदे के साथ चले जाते हैं, सरकार बनाते हुए नजर आते हैं। लेकिन बड़ा प्रश्न ये खड़ा हो रहा है कि आखिरकार क्या वाकई में ऐसा किया गया देवेंद्र फडणवीस की तरफ से? क्योंकि महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री के आरोप है इन्होंने सियासी सरगर्मियों को जन्म दे दिया है। एक तरफ लोकसभा चुनाव के नतीजों को देखा जाए तो लोकसभा के स्तर पर यहाँ कांग्रेस पार्टी इस वक्त महाराष्ट्र में सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनकर उभर कर सामने आई है। जी हाँ, कांग्रेस पार्टी ने 13 सीटों पर जीत हासिल की है, भारतीय जनता पार्टी को 9 सीटों पर जीत हासिल हुई है। इसके साथ साथ यदि बात करें तो उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने 10 सीटों पर जीत हासिल की है। एनसीपी शरद पवार भी पीछे नहीं रहे, 7 सीटें जीतने में कामयाब हुए। यानी कि महाविकास आघाड़ी गठबंधन जो है महाराष्ट्र में वो मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। साफ तौर पर जिस तरीके का प्रदर्शन इस लोकसभा चुनाव में इन दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में पार्टियों ने किया है, उससे कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में वापसी के दरवाजे खुलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अजीत पवार गुट के तमाम वो विधायक यहाँ बीजेपी की कार्यशैली हो या एकनाथ शिंदे की कार्यशैली की बात कर ले, उससे नाखुश नजर आ रहे हैं। पिछले दिनों मुंबई में शरद पवार से कई विधायकों की मुलाकात होती है और वो तमाम विधायक अजीत पवार गुट के यहाँ पर किनारा करके और फिर से शरद पवार गुट में शामिल होने का प्रयत्न कर रहे हैं। इसके साथ साथ महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि देश की राजनीति में बड़ा सियासी नाम रखने वाले शरद पवार की तरफ से भी साफ तौर पर यह कह दिया गया है कि आने वाले वक्त में यहाँ पर यदि देश की सियासत में कोई बड़ा तख्ता पलट हुआ तो उसमें शरद पवार की अहम भूमिका रहने वाली है। अहम भूमिका इस कदर रहने वाली है कि आगामी वक्त की राजनीति को तय करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर चुनौती देते हुए शरद पवार नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हमारी पार्टी को तोड़ने का प्रयास किया गया,
विधायकों की खरीद फरोख्त हुई, पार्टी का नाम निशान छीनने का प्रयास किया गया। लेकिन हमें महाराष्ट्र के लोगों पर, अपने कार्यकर्ताओं पर विश्वास है कि हमारी पार्टी लंबे वक्त तक यहाँ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में माफ कीजिए, एक बड़ा यहाँ पर सियासी आधार बनाएगी और आने वाले चुनाव में भी हम महत्वपूर्ण स्थिति में यहाँ पर महाराष्ट्र में सरकार बनाने का काम करेंगे। यानी कि जाहिर तौर पर जिस तरीके से जो मुलाकात हुई, उद्धव ठाकरे की मुलाकात की बात कर ले या शरद पवार की बात कर ले, इन दोनों नेताओं की कमाल की जुगलबंदी देखने को मिल रही है। दोनों एक दूसरे से साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहीं ना कहीं चुनाव की रणनीति तैयार करते हुए नजर आ रहे हैं। उद्धव ठाकरे की भली भांति ये जानते हैं कि आने वाले वक्त में यदि सरकार बनानी है तो फिर बीजेपी को यहाँ से निशाना बनाना होगा। और महाराष्ट्र में फिलहाल देखा जाए तो आरक्षण की आग भी यहाँ पर कहीं ना कहीं चिंगारी सुलगती हुई नजर आ रही है। मनोज जारंगे नाम के एक सामाजिक कार्यकर्ता ने मराठा आरक्षण की चिंगारी को एक नई हवा दे दी है। एकनाथ शिंदे आने वाले वक्त में यहाँ पर सियासी समीकरणों में फंसते हुए नजर आ सकते हैं। लिहाजा 2024 के विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र में सत्ता का तख्ता पलट होता हुआ नजर आ सकता है। अब ऐसे में यदि कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे के आमने सामने दिखाई दी तो ऐसे में फिर जो सहयोगी दल हैं, और सहयोगी दल कहीं ना कहीं पूर्ववर्ती सरकारों में कांग्रेस का समर्थन करते हुए नजर आए हैं, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को लेकर के लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या सीट शेयरिंग भी उसी तरीके से की जाएगी जिस आधार पर बीजेपी अपनी सियासी साख को बनाने का प्रयत्न कर रही है। क्योंकि जिस तरीके का माहौल महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है वो वाकई चिंताजनक विषय भारतीय जनता पार्टी के लिए है। और आगामी वक्त में देवेंद्र फडणवीस की बात करें या फिर एकनाथ शिंदे की बात करें, अजित पवार की बात करें या फिर शरद पवार की बात करें, ये तमाम दिग्गज राजनेता एक दूसरे को लेकर के जिस तरीके से बयानबाजी और गुटबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, जाहिर तौर पर आगामी वक्त में यदि बीजेपी हाईकमान के द्वारा महाराष्ट्र की राजनीति में दखल नहीं किया जाता है तो फिर से इन सत्तारूढ़ सहयोगियों का अपने पुराने दलों में कहीं ना कहीं विलय हो सकता है और आने वाले वक्त में महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगता हुआ भी नजर आ सकता है। अब देखना ही होगा कि किस तरीके से सियासी समीकरण तैयार होते हैं, क्योंकि एक तरफ उद्धव ठाकरे सरकार बनाने को लेकर तमाम दावे करते हुए नजर आ रहे हैं तो दूसरी तरफ राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस पार्टी भी अब चुनावी बिगुल फूंकती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से महाराष्ट्र में राजनीतिक समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं उससे बीजेपी की स्थिति कोई खास यहाँ पर सहज दिखाई नहीं दे रही है। आगामी वक्त के विधानसभा चुनाव में यहाँ पर निश्चित तौर के ऊपर पार्टियां एक दूसरे के आमने सामने आ सकती हैं और यदि एनडीए गठबंधन में टूट पड़ती हुई नजर आई तो इसकी जिम्मेदारी क्या वाकई में देवेंद्र फडणवीस लेते हुए नजर आएंगे। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।